हम पढ़ रहे थे पहले ख़त अदम तरजीह की खसूसियात। तो उसकी कुछ खसूसियात हमने पढ़ी थी, जैसे कि ख़त अदम तरजीह जो है वो एक दूसरे को कता नहीं करते। ख़त अदम तरजीह का झुकाव जो है वो मनफी होता है, ये बाएं से दाएं नीचे की जानब गिरते हैं। अब इसकी जो एक खसूसियत हमने पढ़नी है वो ये है कि ख़त अदम तरजीह जो है वो मबदा की जानब मुहद्दब होते हैं। इस खसूसियत को समझने के लिए हम देखते हैं कि ख़त अदम तरजीह की जो शक्ल है वो किस तरह की होती है। ख़त अदम तरजीह हमने पढ़ा था कि इसमें कि कानून तकलील मुख्तम शरह इस्तबदाल की वजह से मुहद्दब शक्ल का होता है। अब कानून मुख्तम शरह इस्तबदाल क्या होता है कि हम एक्स शय की मज़ीद एक इकाई हासिल करने के लिए वाई की कितनी इकाइयाँ छोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं मुख्तम शरह इस्तबदाल। और जैसे जैसे हम एक्स की मज़ीद इकाइयाँ हासिल करते जाते हैं, हम वाई की मज़ीद कम इकाइयाँ छोड़ने के लिए एग्री होते हैं। जैसे देखें यहाँ पर हमने सबसे पहले जब हम पॉइंट ए पर हैं तो हम वाई की 6 इकाइयाँ ले रहे हैं और एक्स की 1 इकाई ले रहे हैं। इसके बाद जब हम पॉइंट बी पर आते हैं तो हम वाई की 3 इकाइयाँ ले रहे हैं और एक्स की 2 इकाइयाँ ले रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने एक्स की मज़ीद 1 इकाई लेने के लिए वाई की 3 इकाइयाँ छोड़ दी हैं। उसके बाद जब हम नुक्ता बी से नुक्ता सी पर आते हैं तो हम एक्स की 1 मज़ीद इकाई हासिल करते हैं और उसके साथ साथ हमने वाई की 2 इकाइयाँ छोड़ी हैं। पहले जब हम नुक्ता ए से बी पर आए थे तो हमने वाई की 3 इकाइयाँ छोड़ी थी। जब बी से सी पर आए हैं तो हमने वाई की 2 इकाइयाँ छोड़ी हैं। इसको हम कहते हैं कानून तकलील मुख्तम शरह इस्तबदाल की। जैसे जैसे हम एक्स की मज़ीद इकाइयाँ हासिल करते जाएंगे, हम वाई की कम इकाइयाँ छोड़ते जाएंगे। इसी वजह से जो ख़त अदम तरजीह है, इंडिफरेंस कर्व है, वो मबदा की जानब ओरिजिन की जानब मुहद्दब या कन्वेक्स होता है। अब ये देखें, इसका जो झुकाव है वो ओरिजिन की तरफ है। इसको हम साबित भी कर सकते हैं कि ख़त अदम तरजीह अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन है, ख़त मुस्तकीम है, जैसे कि ये इस ग्राफ में दिखाया गया है। कहते हैं कि अगर एक्स और वाई एक दूसरे का मुकम्मल बदल हो, यानी एक दूसरे के साथ कंप्लीट और इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाए, एक्स को छोड़कर हम वाई लेना शुरू कर दें, तो तब ख़त अदम तरजीह जो है वो एक सीधी लाइन की सूरत में होगा। अब हो इसमें भी यही रहा है कि अगर हम एक्स की इकाइयाँ ले रहे हैं तो वाई की इकाइयाँ छोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि जैसे जैसे हम एक्स की इकाइयाँ लेते जा रहे हैं, हम वाई की भी उतनी ही इकाइयाँ छोड़ रहे हैं जितनी हम एक्स की ले रहे हैं। जैसे हम नुक्ता ए से बी पर आते हैं तो हम एक्स की 1 इकाई मज़ीद हासिल करते हैं, उसके साथ साथ हम वाई की 1 इकाई छोड़ देते हैं। जैसे 4 से हम 3 पर आ गए। इसी तरह से जब हम नुक्ता बी से सी पर आते हैं तो हमने एक्स की मज़ीद 1 इकाई हासिल की, 2 से हम 3 पर आ गए, और इसके साथ ही हमने वाई की 1 इकाई छोड़ दी, 3 से हम 2 पर आ गए। इसी तरह से जब हम नुक्ता सी से डी पर आते हैं तो हमने मज़ीद एक्स की इकाई हासिल की है, इसके साथ ही हमने वाई की 1 इकाई छोड़ दी। इसका मतलब है कि जैसे ही हम एक्स की मज़ीद 1 इकाई हासिल करते हैं, हम वाई की भी 1 ही इकाई छोड़ रहे हैं। इस तरह से इन तमाम नकात ए बी और सी के दरमियान जो मुख्तम शरह इस्तबदाल है वो एक जितनी रहती है, कम नहीं हो रही, जो कि कानून तकलील मुख्तम शरह इस्तबदाल के ख़िलाफ़ है। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि जो ख़त अदम तरजीह है वो मबदा की जानब मकार है या कनकेव है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है कि इसकी शक्ल जो है वो मबदा की जानब मकार है। कहता है इसमें अगर हम देखें कि अगर हम नुक्ता ए से नुक्ता बी पर आते हैं और फिर बी से सी और डी पर, तो सारफ जो है वो नुक्ता हर अगले नुक्ते पर एक्स की मज़ीद 1 इकाई लेने के लिए वाई की पहले से ज़्यादा इकाइयाँ छोड़ता है, जिसकी वजह से मुख्तम शरह इस्तबदाल बढ़ जाती है। हालांकि होना ये चाहिए कि जैसे जैसे हम एक्स की मज़ीद 1 इकाई लेंगे, हम वाई की कम इकाइयाँ छोड़ेंगे। अब जैसे नुक्ता ए से नुक्ता बी पर हम आते हैं तो हमने पहले वाई की 1 इकाई छोड़ी, 7 से 6 पर आ गए। इसी तरह से जब हम नुक्ता बी से सी पर आए हैं तो हमने वाई की 2 इकाइयाँ छोड़ी हैं, हम 6 से 4 पर आ गए, और हमने एक्स की मज़ीद 1 इकाई हासिल की। जब हम नुक्ता सी से डी पर आए हैं तो हमने वाई की 3 इकाइयाँ छोड़ी हैं, हम 4 से 1 पर आ गए, और हमने एक्स की मज़ीद 1 इकाई हासिल की है। ये भी कानून मुख्तम शरह इस्तबदाल के ख़िलाफ़ है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ख़त अदम तरजीह जो है वो हमेशा मबदा की जानब मुहद्दब होता है, या मबदा की जानब ओरिजिन की जानब कन्वेक्स होता है, कनकेव नहीं होता। अब इसकी जो एक आखिरी खसूसियत है, नक्शा ख़त अदम तरजीह, यानी जब हम ख़त अदम तरजीह बनाते हैं, ड्रा करते हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा ख़त अदम तरजीह हो सकते हैं। जैसे इसमें पेज पे हमें मुख्तलिफ़ ख़त अदम तरजीह दिखाए हुए हैं, जैसे IC1, IC2 और IC3 हैं। अब अगर हमने इसके ऊपर हर IC के ऊपर एक एक नुक्ता लिया हुआ है, A, B और C। नुक्ता ए के ऊपर हम एक्स की 1 इकाई ले रहे हैं और वाई की Y1 इकाइयाँ हासिल कर रहे हैं। नुक्ता बी के ऊपर जो कि
IC2 पर है, हम x की x2 इकाइयाँ हासिल कर रहे हैं और y की y2 इकाइयाँ हासिल कर रहे हैं। नुक्ता C के ऊपर जो कि IC3 कर्व के ऊपर है, हम x की x3 और y की y3 इकाइयाँ हासिल कर रहे हैं। अब ये तीनों खतूत जो हैं वो तस्कीन के एक अलग मेयार को ज़ाहिर करते हैं। अब जैसे जो ख़त अदम तरजीह नीचे है वो तस्कीन के कम मेयार को ज़ाहिर करता है, और जो जितना ख़त अदम तरजीह ऊपर है वो तस्कीन के ज़्यादा मेयार को ज़ाहिर करता है। जब हम एक से ज़्यादा ख़त अदम तरजीह लेते हैं तो उसको हम कहते हैं नक्शा ख़त अदम तरजीह। इसमें एक ख़त अदम तरजीह जो है वो तस्कीन के एक जितने मेयार को ज़ाहिर करता है, लेकिन जब IC1 जो है वो कम तस्कीन को ज़ाहिर कर रहा है, IC2 उससे ज़्यादा और IC3 उससे ज़्यादा, लेकिन IC1 के ऊपर जितने भी निकात होंगे वो एक जितनी तस्कीन को ज़ाहिर करेंगे, IC2 के ऊपर जितने निकात होंगे वो एक जितनी तस्कीन को ज़ाहिर करेंगे, लेकिन उसकी तस्कीन जो है वो IC1 के मुकाबले में ज़्यादा होगी। इसी तरह IC2 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे B है, इसके अलावा हम और पॉइंट्स भी ले सकते हैं जो इसने यहाँ पे ज़ाहिर नहीं किए, वो एक जितनी तस्कीन ज़ाहिर करेंगे, लेकिन वो उसकी तस्कीन A के मुकाबले में कम A के मुकाबले में ज़्यादा और C के मुकाबले में कम होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। ये आपने इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है, आपने एक रजिस्टर लेना है, उसके ऊपर अपने लेक्चर्स नोट करते जाएं, इसको लिखें भी और याद करके भी। तो लिख के आप मुझे पिक्चर सेंड करेंगे डेली, ठीक है? तो ये आपने मुझे सेंड करते जाना है।